डेफिनेटली ये वीडियो पेंडिंग रह गया था, जो भी कारण है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं, देन इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, गिव द रीजन बिहाइंड रिसेंट इंक्रीज इन द स्पाइस प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मसालों के उत्पादन में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन था, डिटेल अबाउट द वृक्ष संपदा स्कीम। वृक्ष संपदा योजना के बारे में विस्तार में लिखिए। और थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, गिव इट्स यूसेज एंड लिमिटेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके उपयोग एवं सीमाएं बताइए। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर पेपर में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बनाया जाए तो ये तीनों ही इस समय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि करंट अफेयर से रिलेटेड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड करूंगा और उसके हिसाब से बात करूंगा। ठीक है, तो ये मैं हूं। सबसे पहली बात तो मेरा नाम है पंकज गुप्ता और बिलासपुर आईएएस एकेडमी, जिसका आप वीडियो देख रहे हैं या जिससे आप जुड़े हुए हैं जिस संस्थान से, वो संस्थान का डायरेक्टर मैं खुद हूँ। और आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है आंसर राइटिंग पे, और मैं पूरा का पूरा कोशिश करता हूँ अपने इस वीडियो से कि मैं आपको वो इनपुट दे पाऊँ जो मैंने अपने पूरे के पूरे स्टडी के टाइम पे सीखा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो टेलीग्राम का आपको एक स्कैन कोड दिख रहा है बगल में, आप इसे स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली जुड़ेंगे। ठीक है, और वहाँ पर इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, बात करते हैं पहले थोड़े से कुछ बेसिक्स की, और बेसिक्स के साथ साथ वीडियो के रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर वीडियो के रिगार्डिंग कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये जो आप वीडियो देखते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, उस वीडियो के रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर वीडियो थोड़े से डिले हो गए हैं, सो फॉर दैट थिंग आई विल से सॉरी टू एवरीवन। दूसरी बात पीडीएफ के रिगार्डिंग था बात, तो पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया था मैंने, डे 5 का बचा हुआ था जो अभी हो जाएगा इस वीडियो के साथ ही अपलोड। एंड जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो अभी रात के 1 बज रहे हैं। ठीक है, अभी रात के कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। और ये रात के 1 क्यों बज रहे हैं, इसके पीछे का कारण है बिकॉज मैं अभी जस्ट 10 मिनट पहले हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। ठीक है, जस्ट 10 मिनट पहले हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, और ये हॉस्पिटल पे कुछ घर के रिगार्डिंग कुछ काम होते हैं, कुछ इमरजेंसी है, जिसके रिगार्डिंग मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। और इसी वजह से पिछले 1 या 2 दिनों से थोड़ा सा जो पीडीएफ है उसको अपलोड करने में डिले हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो पे भी थोड़ा सा डिले हुआ। थर्ड थिंग एक और भी था इस डिले के कारण, बिकॉज आई वांट कि आप लोगों को चीज़ें पता चले, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं हम करना नहीं चाह रहे, करना मैं चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं इसको कंप्लीटली जिस तरह से बोला है वैसे ही करेंगे। थर्ड थिंग एक और था, अभी आपको पता है जैसे कि सीजीपीएससी का रिजल्ट आया, सीजीपीएससी का रिजल्ट और साथ ही साथ एसीएफ के इंटरव्यूज़ भी आ गए हैं। ठीक है, तो इनको भी मुझे कहीं ना कहीं ये बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे जो जिन्होंने रिजल्ट लाया, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। साथ ही बात एसीएफ का इंटरव्यू, वो भी इंटरव्यू मैं डायरेक्टली डेली बेसिस पे कंडक्ट कर रहा हूँ, साथ में उसमें कुछ गाइडेंस सेशंस भी होते हैं हमारे एसीएफ के गाइडेंस सेशन, जहाँ पर इंटरव्यू से अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से एक इंटरव्यू को टैकल करना है। ठीक है, तो टाइम वहाँ भी जा रहा है। एंड फ्रॉम डे मॉर्निंग 7:30 AM टू 2 PM इस पूरे ड्यूरेशन पे मेरा लेक्चर्स होता है। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, और इवनिंग फिर अगर आप देखेंगे तो एसीएफ का इंटरव्यू जो है वो 5 से लेकर 9 बजे तक, उसका जो हॉस्पिटल का टाइम। तो ऐसा कुछ होने के कारण थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे से गलती नहीं हुई, डेफिनेटली मेरी गलती। अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो आई शुड गिव द वीडियो ऑन टाइम, सो फॉर दैट आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन, बट आई विल प्रोवाइड ऑल द वीडियोज़ ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, जो डे 7 का आज का वीडियो होगा, क्योंकि ये डे 5 का वीडियो बट मैंने डे 7 चल रहा है आज हमारा, ये वीडियो आ नहीं पाया था, तो डे 7 एंड डे 8 दोनों का एक होलिस्टिक वीडियो आएगा जिसमें सारे के सारे आंसर्स होंगे। और डे 9 से आपका एक भी दिन वीडियो डिले नहीं होगा, ना कि कोई पीडीएफ डिले होगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू मैनेज माई टाइम एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद द ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सेड टू यू, कि जो भी मैंने कहा आपको करंट अफेयर एंड इसके रिगार्डिंग वो डेफिनेटली मैं करके यहाँ पर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे पहली बात जो वीडियो में थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई सभी को, उसके लिए बात करना था। लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग आंसर राइटिंग के ऊपर। जिस तरीके से हम डेली आंसर राइटिंग के ऊपर कुछ बेसिक्स बात करते हैं, आज फिर से उस बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज आंसर राइटिंग के बेसिक्स में आता है दो चीज़ें, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग को आपका एक एनरिच करने पे मदद करता है, और दूसरी बात कंटेंट के ऊपर आपको किस तरीके से बात करना है उसको समझते हैं, ठीक है। पहली बात, अगर सीजीपीएससी का एग्जाम देखेंगे तो ये जिस तरह से कंटेंट का टेस्ट है वो है आपका स्पीड वर्सेस कंटेंट, ठीक है। आपको स्पीड तो लिखना है, साथ ही साथ अपने कंटेंट को भी अच्छा करना है। तो अगर आप बहुत स्पीड जा रहे हैं तो ये ना हो कि कंटेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा कंटेंट को अच्छे लिखने की कोशिश में ये कर रहे हैं कि आप स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ कर जा रहे हैं। अगर आप कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन से आप वंचित रहेंगे, आप स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन इशू हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच अपने आप को कहीं ना कहीं मोल्ड करना है। स्पीड और कंटेंट दोनों का आपके अंदर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और ये बैलेंस बिना प्रैक्टिस के ये बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 4 आंसर लिख लिया या कर लिया, नहीं, आपको प्रॉपर फुल फ्लेज टेस्ट देने पड़ेंगे। कम से कम 5 से 7 टेस्ट और 1 या 2 राउंड टेस्ट आपको देने ही पड़ेंगे, डेफिनेटली 1 राउंड ऑफ टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, ताकि क्या हो पाए, आप इसको बैलेंस करना सीखें कि स्पीड के साथ साथ आपका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो। और बिना लिखे तो एग्जाम देने की गलती करना ही मत, क्योंकि डेफिनेटली आप 50% क्वेश्चन छोड़ देंगे, फिर तो ऐसा हो जाएगा 20% क्वेश्चन छोड़ देंगे, और 20% क्वेश्चन छोड़कर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तो मेक श्योर क्या करेंगे आप, डेफिनेटली टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो आपका स्पीड भी होना चाहिए और आपके कंटेंट भी होना चाहिए। स्पीड मैनेजमेंट करने का एक तरीका है, कि आप देखो, सीधी सीधी बात है, स्पीड मैनेजमेंट बोलें या उसको पेपर मैनेजमेंट बोलें, तो आपको मैं सीधी सीधी एक बात बताता हूँ। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए होंगे, आपके रिटर्न आंसर्स होंगे, तो क्या होगा, एग्जाम पे जैसे ही आप कोई भी पेपर को उठाओगे तो उस पेपर में लगभग 40 to 50% क्वेश्चन वो होते हैं जो आपने एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को आप पहले टारगेट करेंगे और पहले 1 घंटे में ही लिख के खत्म कर देना। कितना भी क्वेश्चन हो, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आप ट्राई करोगे उसको 1 या 1.5 घंटे में एग्जाम में लिखना है। और जो फिर बचे हुए क्वेश्चन, ताकि उसमें आपको सोचने का टाइम मिले, और क्वेश्चन नंबर भी कम होंगे, और तब जाकर आपका क्या होगा, स्पीड सही चलेगा। देखिए, ये आंसर आपको याद है, तो अगर आप उसको स्पीड भी लिख रहे हो तो आपका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और दूसरे क्वेश्चन जिसके आपको कंटेंट नहीं आता, उसमें आपको सोचने का समय मिलेगा, ताकि आप कंटेंट को अच्छा कर पाए, भले कि आप थोड़े से कम स्पीड पे लिखें। तो स्पीड और कंटेंट को अगर आपको मैनेज करना है, तो पहली बात कि क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन को करना है, नहीं करना है, ये आपको बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डे 5 के लिए डिसाइड किया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि छत्तीसगढ़ में जो मसालों का उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके रिगार्डिंग मैंने बात किया था कि क्या क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए यहाँ रखा गया है। ये जो मैप है, ये छत्तीसगढ़ में जितने भी मसाले हैं उनके उत्पादनों को काफ़ी अच्छे से बताता है। अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको PDF ऐसे आपको क्लियर दिखेगा। तो ये क्या है, अलग अलग रीजन जहाँ पर मसाले कौन कौन से उगाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से देखते हैं। स्पाइसेस, मसाले, स्पाइसेस आर करंटली बीइंग कल्टिवेटेड इन छत्तीसगढ़ इन 6,681 hectare and about 4,50,849 metric ton of spices has been produced। देखो, उत्पादन बढ़ी है बताना, तो पहले तो ये बताओ ना कितना उत्पादन हुआ है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, इतना हेक्टेयर लैंड पे इतना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। जिसमें से मैक्सिमम किसका था, टर्मरिक का था। टर्मरिक बीइंग द हाईएस्ट, फॉलोड बाय जिंजर, कोरिएंडर एटसेट्रा, एंड आर कल्टिवेटेड। इसके रीजंस क्या है, तो वी हैव द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेवरेबल फॉर द स्पाइसेस प्रोडक्शन, ठीक है। इट रिक्वायर द सैंडी एंड क्लेई सॉइल दैट ड्रेन वेल, और वो सारा का सारा क्या है, छत्तीसगढ़ में मौजूद है, ठीक है। देन सेकंड वन इज द गवर्नमेंटल सपोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट फार्मर फ्रेंडली स्कीम इज एडिंग फार्मर टू अडॉप्ट स्पाइसेस कल्टीवेशन। गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जो कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, फार्मर आर बीइंग प्रोवाइडेड असिस्टेंस अंडर द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन and national agriculture scheme. Then there is an institutional factor, research being held on the seeds of spices in the past year। पिछले कुछ समय से हो रहा है चीजें। with the introduction of 2 new varieties of coriander, छत्तीसगढ़ में 2 नए वेराइटीज आए हैं, किसके, धनिया के, जिसका एक का नाम है सीजी कोरिएंडर और एक का नाम है सीजी चंद्राहू। प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रखना, सीजी चंद्राहू और सीजी कोरिएंडर। Good crop production is being obtained. It is not only being supplied at a local level but all in the other
7 स्टेट जो हमारे मसाले उत्पादन हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, वो सिर्फ हमारे पास लोकल प्रोडक्शन नहीं, बाकी जगह भी हो रहा है। रिसेंट टाइम में ये दिखा कि सोशल रीजंस भी थे इसके बढ़ने के। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, कोविड-19 आया था और कोविड-19 में सबको काढ़ा पीना था, तो जिसके लिए क्या हो रहा था, इसकी डिमांड बढ़ी हुई थी और इसका प्रोडक्शन बढ़ा। अदर स्टेप्स, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एट द फार्म गेट लेवल। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो फार्म से ही डायरेक्टली इसको क्या किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि फार्म गेट लेवल पे किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा, जो अपने आप में इस प्रोडक्शन को अच्छा करेगा। देन फूड वर्कशॉप इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन March 14 to 15 इन बैरिस्टर छेदीलाल Agriculture College and Research Center situated in Bilaspur. Subject experts from the different states will participate in the workshop and discussion will be held regarding the possibility and capability of production of spices and aromatic crops in Chhattisgarh. In this, farmer who cultivate spice and trader who trade them will also be invited फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन। तो देखो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं और इसको प्रमोट करने के लिए क्या हो रहा है, फूड वर्कशॉप होने वाला है बिलासपुर में, जिसके थ्रू स्पाइसेस को और ज़्यादा अच्छे से हम अपने यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एंड अचीविंग द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो ये हमारा स्पाइसेस, ये किस तरीके से हमको बेनिफिट मिलेगा और किस किस रीजन पे इसको काम देखा जा रहा है, तो उसका डिटेल यहाँ पर अलग से मेंशन है। प्लीज इसको अच्छे से गो थ्रू करेंगे आप, और क्वेश्चंस में मेनली अगर आता है तो इन पॉइंट्स को, इन सब हेड्स को अच्छे से आप एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है, हिंदी में अगर इसी चीज को देखें तो अगेन यहाँ पर आपका क्या है, मैप है, और किस तरीके से जैविक खेती के अंदर बढ़ावा इसको दिया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर हमने कुछ बात की है, और जो क्वेश्चन है डायरेक्टली उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा डाला है इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा करंट अफेयर ओरिएंटेड है, आप जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे आपको थोड़ा सा फायदा भी मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 66,081 हेक्टेयर में मसालों की खेती की जा रही है, जो कि लगभग इतने मैट्रिक मसाले का उत्पादन हो रहा है। इसमें से हल्दी सबसे अधिक होता है छत्तीसगढ़ में उत्पादन, फिर अदरक है, फिर धनिया और आदि सबके खेतीकरण हो रहा है। ठीक है ना, जो मुख्यतः किस कारण से हो रहा है, तो क्या उसके अलग अलग कारक, जैसे कि भौगोलिक कारक, छत्तीसगढ़ की जलवायु मसालों के अनुकूल है, और यहाँ पर इसके अतिरिक्त रेतीले एवं मध्यम काली मिट्टी और लाल मिट्टी प्राप्त है, जिसमें मसाले अच्छे तरीके से हो पाते हैं। सरकारी सहायता, सरकार बिल्कुल किसान हितैषी योजना लाकर कहीं ना कहीं आपके पूरे के पूरे कृषि क्षेत्र में सहायता प्रदान करने का कोशिश कर रही है, और उसी क्षेत्र के अंतर्गत मसालों की खेती को भी क्या किया, प्रोत्साहित किया जा रहा है। खासकर विशेष रूप से राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषक योजना के तहत इसमें बिल्कुल कार्य किया जा रहा है। संस्थागत कारक, विगत वर्ष में मसालों के बीजों पर शोध हो रहे हैं। धनिया के दो नए सीजी धनिया और सीजी चंद्राहू धनिया आने से फसल को अच्छा उत्पादन मिल रहा है। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि एक अच्छे लेवल पे रिसर्च किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जितने अच्छे वैरायटीज ला सके उसको कोशिश किया जा रहा है। सामाजिक कारण क्या है, कोविड-19 से उठी बढ़ी हुई मांग, कोविड-19 हुआ, सब बीमार पड़े, काढ़ा पीना चालू किया, तो मसाले की जरूरत पड़ती थी क्योंकि काढ़ा उसी से बनेगा। ठीक है, अन्य कदम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से फार्म गेट स्तर पर फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करते है। तो ये सारे के सारे इस पर काम हो रही है, जिसके अंतर्गत इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। ये अलग से जो यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसको विस्तृत में इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, खासकर खाद्य कार्यशाला। ठीक है ना, फूड वर्कशॉप होने वाला है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सॉरी मतलब होने वाला है, क्या हो चुका है, कहाँ पर, बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र में, जहाँ पर मसालों के ऊपर एक वर्कशॉप किया गया कि मसालों का उत्पादन और चीज़ों को किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज इस आंसर को यहां से अच्छे से पढ़ेंगे और इसके पॉइंट्स को अपने आंसर्स पे इंक्लूड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वृक्ष संपदा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होगा। ठीक है, और फॉरेस्ट रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, अगर ऐसा भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि फॉरेस्ट रिलेटेड डेवलपमेंट में, है ना। तो प्लीज उसको अच्छे से समझना क्वेश्चन को कि इसमें क्या बताना चाह रहा है, आंसर क्या बोल रहा है। तो फॉरेस्ट रिलेटेड अगर कोई भी डेवलपमेंट आता है तो प्लीज इसको, इस स्कीम को आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट द स्टेट गवर्नमेंट एम्बिशियस मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ऑन वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, दैट इज 21 मार्च। ठीक है ना, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, टू प्रमोट वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज बाय एनकरेजिंग कमर्शियल ट्री प्लांटेशन एंड टू इंक्रीज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन कौन एलिजिबल हैं, तो फार्मर्स ऑफ द स्टेट, इंटरेस्टेड लैंड ओनर्स, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट ट्रस्ट, पंचायत एंड लैंड कॉन्ट्रैक्ट। ये जितने लोग भी हैं ये सभी के सभी इसके अंदर क्या हैं, एलिजिबल हैं कि वो इसके अंदर आ सकते हैं।
प्रोविजन क्या है स्कीम का, अंडर दिस स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर कमर्शियल प्लांटेशन इज टू बी डन ऑन देयर लैंड विद द कंसेंट ऑफ फार्मर। सी यहाँ पर कंटेंट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख कर आपको दिया है ताकि आप उसको पढ़ पाए, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए उसकी तैयारी करनी है। बट फॉर मीन्स जब अगर आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तो मैं बोलता हूँ कि इसमें से कोई 5 कंटेंट को ही लिख लेना, और 2 कंटेंट जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट लिखा था, 5 पॉइंट को अच्छे से समझाइए और रिमेनिंग 2 पॉइंट्स को एक सिंगल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसे बनाकर खत्म कर देना, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको डिटेल नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ अभी मेरे को जरूरत है कि मैं आपको मैक्सिमम डिटेल तक पढ़ाऊँ ताकि आपको मेंस में आंसर ही बन पाए, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ डाली है। नो, द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्लांटिंग टोटल 1 करोड़ ट्री इन 36,000 एकड़ इन 1 ईयर एंड 80,000 एकड़ इन 5 ईयर। तो ये गवर्नमेंट का क्या है, ये टारगेट है कि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट कितना प्रोडक्शन करेगी। ओके, अंडर द स्कीम स्टेट गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी ऑफ 100% फॉर प्लांटेशन up to 5 acre and 50% financial subsidy for plantation in more than 5 acre. The government will also decide minimum purchase price for purchase of identified tree species. Trees of all species are planted in the 5 years are likely to be worth of rupees 10,000 crore when they mature. ठीक है, तो आगे चल के क्या होगा, लगभग 10,000 करोड़ का फूड आपका ट्री बेस्ड क्या होगा, इकोनॉमी बनेगी। ठीक है, फार्मर विल ऑल्सो गेट देन एडिशनल इनकम थ्रू द कार्बन क्रेडिट्स। 12 species of tree in the state will be planted in 1,000 acre of land। ठीक है, 30,000 एकड़ लैंड में कितना टोटल 12 स्पीसीज को उगाया जाएगा, वो सारे के सारे स्पीसीज का यहाँ पर क्या है डिटेल है। ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ना, आपको समझ आएगा। अदर इसको और अच्छा करने के लिए उन्होंने क्या किया, मोबाइल लॉन्च ऑफ अ मोबाइल ऐप टू ट्रैक द कम्युनिटी फॉरेस्ट। नेशनल ट्रांजिट विल इशू ऑनलाइन ट्रांजिट परमिट। तो पहली बात तो कम्युनिटी फॉरेस्ट सिस्टम को ट्रैक करने के लिए मोबाइल सिस्टम के थ्रू ऐप जारी किए गए। जब वुड लॉक्स को काटने के बाद लेकर जाएंगे तो उसके लिए क्या लगता है, अलग अलग स्टेट की नेशनल ट्रांजिट होते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन ट्रांजिट परमिट सिस्टम बनवाया गया है। और सकरी रिवर रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट इसके अंदर का ही एक प्रोग्राम है। नाउ ऐसा करने से क्या फायदा होगा, इसकी जरूरत क्यों थी, सिग्निफिकेंस एंड इसकी क्या है, नीड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल प्रोवाइड फॉर द इकोसिस्टम बैलेंस। फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर अवर एनवायरमेंट एंड दे रिजुवेनेट अवर इकोसिस्टम। ठीक है ना, पॉपुलेशन एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल। द साइड इफेक्ट दीज आर विजिबल टू अस इन फॉर्म ऑफ श्रिंकिंग फॉरेस्ट एंड polluted environment। इसलिए इसको जरूरत है कि इसको हम किया जाए। There is mutual dependence on thousands and millions of types of animals, insects and creatures on forest. This arrangement is very necessary for the protection of environment and to bring equilibrium in the ecological coexistence। ठीक है, साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अवर आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, फिलोसफी, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हिस्ट्री ऑल आर रिलेटेड टू अवर फॉरेस्ट। ये सभी के सभी हमारे फॉरेस्ट है। द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आर द हेरिटेज ऑफ होल कंट्री। ये सारी चीजों होने के कारण इसको लाने की जरूरत पड़ी। इसको लाने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलेगा, सो दीज आर द बेनिफिट्स। विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन और द प्राइवेट कंपनीज, फार्मर विल गेट एन एश्योर्ड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस एंड द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट विल बी रिड्यूस। The implementation of scheme will provide raw material for wood-based industries such as paper mill, plywood, furniture, etc. The establishment of new industries will provide employment opportunities. It will increase the revenue of state and the contribution of forest increase in GDP। ठीक है, तो स्टेट GDP में फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, जो कि पिछले साल क्या हुआ है, कम हुआ है। Now इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर हिंदी पे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा इस वृक्ष संपदा योजना को घोषित किया गया। ठीक है, इसके पात्रता कौन कौन है, कृषक हैं, इच्छुक भूमि मालिक, ठीक है, अर्ध सरकारी एवं स्वतंत्र संस्थान और इस तरह से अलग अलग क्या है इसके पंचायत एवं भूमि अनुबंध धारक। ये सारे के सारे क्या है इसके लिए पात्रता रखते हैं कि अगर इनके जमीन पर इस चीज को किया जाएगा तो उनको लाभ उसका दिया जाएगा। उद्देश्य क्या था, वाणिज्य वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना करके लकड़ी आधारित उद्योग को बढ़ावा देना और आय और रोजगार के अवसर की वृद्धि करना। इसके ये विभिन्न क्या है प्रावधान है, थोड़ा सा ज्यादा मैंने लिखा है प्रावधान, लेकिन आप इसको प्लीज पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि मेंस में आपको ये काम आएगा। इस योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी भूमि पर किसानों की सहमति से व्यावसायिक पौधारोपण किया जाएगा। तो कैसा, कमर्शियल प्लांटेशन होगा। राज्य सरकार ने एक साल में 36,000 एकड़ और 5 साल में 80,000 एकड़ में कुल 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 एकड़ तथा वृक्षारोपण के लिए 100% और 5 एकड़ से अधिक के वृक्षारोपण के लिए 50% अनुदान प्रदान करेगी। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या है इसके प्रोविजन है। प्लीज आप इन प्रोविजन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जरूरत क्या है और उसका महत्व क्या है, क्यों इस योजना को लाया गया, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है ना, उसके बाद इसके फायदे के बारे में बात करेंगे।
तो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन, वन हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यकल्प करते हैं। जनसंख्या और बदलती जीवन शैली, ठीक है, जिस तरीके से जीवन शैली बदल रही है तो हमको कहीं ना कहीं वन और जंग जो है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वन सिकुड़ते जा रहे हैं और प्रदूषण फैलता जा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसकी ज़रूरत है। वन पर हजारों लाखों प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े की परस्पर निर्भरता है। पर्यावरण की सुरक्षा और जैविक सह अस्तित्व को संतुलन के लिए यह व्यवस्था बहुत आवश्यक है। हमारी कला, संस्कृति, परंपरा, दर्शन, अध्यात्म की पहचान हमारे जंगलों से ही है और वो जंगल इसलिए हमको बचाने की जरूरत है। ठीक है, अगर फायदे की बात करें तो क्या है, सहयोगी संगठन या निजी कंपनियों की भागीदारी से किसान को उनकी उपज के लिए एक सुनिश्चित बाजार मिलेगा और सरकार पर वित्त बोझ भी कम होगा। योजनाओं के क्रियान्वयन से कास्ट आधारित उद्योग जैसे कि पेपर मिल, प्लाईवुड, फर्नीचर आदि कच्चे माल उपलब्ध होंगे। नए उद्योग की स्थापना से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस राज्य में राजस्व में वृद्धि होगी और जीएसडीपी में वनों का योगदान बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी योजना आ रहा है तो उसमें आपको, जैसे कि ये योजना बड़ा था तो उसमें देखो आपको किस तरीके से इसकी फ्रेमिंग की गई है, प्लीज इस फ्रेमिंग को अच्छे से समझे। ठीक है ना, कंटेंट तो आप मार्केट से कहीं से भी उठा लेंगे तो ये आपको योजना मिल जाएगा, बट आपको फ्रेमिंग को सीखते हुए चलिए। ठीक है, वो एग्जाम के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। थर्ड क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सेम आंसर लिखने लगते हैं ना पॉइंट पे, टेबल पे, तो मैंने इसलिए आपको एक आंसर ये वाला पैराग्राफ पे लिख के दिखाया है। शायद तक आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पॉइंट में सोचा होगा कि पॉइंट में लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर है, इजी है, पर देखो एक पैराग्राफ में कैसे लिखना है। और पैराग्राफ में मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी पैराग्राफ आपका 3 या 4 लाइन से अधिक का ना हो, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने भी किसी भी पैराग्राफ को उतना बड़ा नहीं रखा है, ये पैराग्राफ पूरा नहीं लिखा है, ये छोटे फॉर्मेट में लिखा है, तो एक्चुअल में ये भी अगर पूरा लिखेंगे तो 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो क्वेश्चन में पहले ही पूछ रहा एआई क्या है, तो डेफिनेटली हम उसका डेफिनेशन बताएंगे, और अगर हम डेफिनेशन बताएंगे तो हमारा इंट्रोडक्शन 2 लाइन से अधिक का हो सकता है। ठीक है, याद रखना, एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a field of computer science and engineering that focuses on creating intelligent machines that can perform tasks that typically require human intelligence such as perception, reasoning, learning and decision making. Artificial intelligence is achieved through the development of algorithms and models that can analyze and interpret data, learn from the pattern and experiences and make prediction and recommendation. AI can be used to automate repetitive tasks, analyze large amount of data, identify pattern and trends, create personalized recommendation and experiences, entertainment and assist human in making complex decision. ठीक है, लैंग्वेज बहुत ही फसावट से लिखा हुआ है, प्लीज इस लैंग्वेज को पकड़ेंगे, थोड़ा सा इस तरीके का लैंग्वेज लिखना आप लोग सीखेंगे। ठीक है, देन इसके बाद क्या था, इसके यूसेज, तो कुछ यूसेज यहाँ पर मेंशन है, कुछ यूसेज यहाँ पर अलग से मैंने लिखा था। यूसेज ऑफ एआई इन द डाइवर्स, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन में, फाइनेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में। हेल्थ केयर वी विल हैव द यूसेज इन टेलीमेडिसिन, रेडियोलॉजी। तो जो भी आप दिख रहे हैं एक्चुअल में उसको क्या कर दिए, स्पेसिफिक करिए बाय गिविंग एग्जांपल्स। ठीक है ना, ऑनलाइन लर्निंग, EdTech, spread of knowledge, etc. Finance in the area of fintech, financial security, transportation in e-toll, security system, logistics. और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि AI और टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजी का यूसेज है ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ऐसे में इस बार एक ऐसे डेफिनेटली, आई कैन गारंटी यू कि ऐसे में एक ऐसे डेफिनेटली आपका टेक्नोलॉजी पे होगा, और टेक्नोलॉजी में कुछ इस तरीके का होगा, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूसेज है। तो आपका एक जैसे टॉपिक है यूसेज ऑफ ICT इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, कुछ वैसा टॉपिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे के लिए कि वो डायरेक्टली आ जाए आपके सिलेबस से उठकर। और दूसरा आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो प्लीज दोनों को इग्नोर मत करना, अच्छे से पढ़कर जाना। नाउ लिमिटेशन, वन ऑफ द प्राइमरी लिमिटेशन इज द लैक ऑफ कॉमन सेंस। देखो जो आपका AI जो सिस्टम होगा उसमें कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है ना, उसमें अपना एक सेंस है। देखो पहली बात क्या है कि जो AI सिस्टम बनाया जा रहा है अभी वो न्यूरल नेटवर्क तक नहीं पहुंचा है, या न्यूरल कॉग्निशन पे नहीं पहुंचा है। अभी मशीन सिर्फ वही काम करेगा जो उस मशीन के चिप में डाल दिया जाए, और उसके बाहर वो काम नहीं करेगा। उसको आगे ले जाकर ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जहां पर न्यूरल लॉजी पे वो काम करेगा या न्यूरल नेटवर्क पे काम करेगा, तब वो खुद के डिसीजन ले पाएगा, उसके खुद के कॉमन सेंस होंगे। पर अभी AI मशीन का क्या है, जो भी चीजें हमने फीड किया उस पर ही वो काम करता है, उससे कुछ कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, तो वो उसका क्या है, लिमिटेशन है। एंड contextual understanding that human process, AI model
and algorithm are only as effective as the data they are trained on and may struggle to understand nuisance and ambiguous situation. तो जितना उसको सिखाया गया है वो सिर्फ उतना में ही काम करेगा और उसके बाहर का कोई भी काम होगा तो उसको फिर कंफर्टेबली वो कर नहीं पाएगा. AI raises the ethical concerns such as data privacy and biasness, which must be carefully considered and addresses. It may hamper the data security and privacy of an individual as it is susceptible to hacking. इसका हैकिंग हो सकता है, इसलिए वो किसी के भी पर्सनल डेटा को हार्म कर सकता है. ठीक है, इसी आंसर को हिंदी में देखते हैं. AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है जो बुद्धिमान मशीन को बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन्हें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे कि धरण, तर्क, सीखना और निर्णय लेना. AI को एल्गोरिदम और मॉडल के विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो डेटा का विश्लेषण और व्याख्या कर सकते हैं, पैटर्न और अनुभव को सीख सकते हैं और भविष्यवाणियों या सिफारिशें कर सकते हैं. AI का उपयोग दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालित करना, कुछ ऐसे काम होते हैं जो बार बार रिपीटेशन में उसको करना होता है, तो AI को वहाँ लगा देंगे तो वो क्या करेगा, वो रिपीटेशन खुद करके देगा. पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना, व्यक्तिगत अनुशंसाएं और अनुभव बनाने, मनोरंजन करना और डिजिटल और जटिल निर्णय लेने में मनुष्य की सहायता प्रदान करना, ये उसके कुछ इस्तेमाल. उपयोग विविध क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जैसे कि क्या है, चिकित्सा, शिक्षा, वित्त एवं परिवहन. ठीक है, और जब इसको लिखा है तो यहाँ पर क्या है, सबको एक एक एग्जाम्पल के साथ लिखा है ताकि वो उसमें प्रमाणीकरण आए. ठीक है, इसकी सीमाएं क्या है. पहला बात, प्राथमिक सीमाएं यह है कि एक सामान्य ज्ञान और प्रासंगिक समझ में कमी है. तो सामान्य ज्ञान इसके हो पास तो होता है, लेकिन क्या है, जो रियल टाइम क्या है समझ है वो उसके अंदर कमी है, जो कि मनुष्य के पास होता है. AI मॉडल और एल्गोरिदम केवल उतना ही प्रभावी होते हैं जितना डेटा पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और सूक्ष्म और अस्पष्ट स्थितियों में समझने में कठिनाई हो सकती है. ठीक है, AI डेटा गोपनीयता और पूर्वग्रह जैसी नैतिक चिंताओं से उठता है, जिसे सावधानी से विचार किए जाने चाहिए और इसका समाधान किया जाना चाहिए. यह डेटा सुरक्षा व्यक्ति की गोपनीयता को बाधित करता है क्योंकि यह हैकिंग के लिए अति संवेदनशील है. ठीक है, तो ये क्या था आपके आज के 3 आंसर. अब इस 3 आंसर के साथ साथ थोड़ा सा कुछ और बात मैं बोलूँगा. ठीक है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. पहली बात, इस PDF को लेने के लिए सबसे पहले बात क्या होगा कि आप टेलीग्राम का BIA का चैनल ज्वाइन करें. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम के चैनल से ही आप पा सकते हैं. तो टेलीग्राम का BIA का जो चैनल है उस पर आएंगे, वहाँ पर 2 हैं, बट आप टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, ना कि टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे. ठीक है, जिसका ऑलरेडी अगर आप ऊपर वीडियो देखेंगे तो ये स्कैन कोड है, उस स्कैन कोड के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, इसके साथ साथ आप हमें और भी जगह पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं और बिलासपुर एस अकेडमी भी है वहाँ पे. फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डे टू डे बेसिस पे हमारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे. ठीक है, मैं कुछ आपको और संस्था से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हम लोग कुछ अपकमिंग कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला मेंस आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज. मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हर साल के समय विगत 4 वर्षों से चल रहा है. उसी को देखते हुए इस बार फिर से हम 5 जून को इसको प्रारंभ करेंगे और 5 जून से लेकर वो नवंबर की ओर चलेगा. इसका दूसरा बैच चालू होगा लगभग 27 जून के आसपास और वो चलेगा आपके नवंबर के एंड तक. ये नवंबर की शुरुआत तक चलेगा, ये उसके अंत तक चलेगा. तो 2 बैच होंगे. ठीक है, सेकंड बैच स्पेसिफिकली उनके लिए है जो मेंस लिख रहे हैं अभी इस बार, ताकि वो उसको बाद में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं. और 5 जून उनके लिए है जो अर्ली बर्ड से जो जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आप उस पर जुड़ेंगे तक, क्योंकि ये अक्टूबर के आसपास खत्म हो जाएगा, तो आपका सफिशिएंट एक टाइम होगा कि प्रीलिम्स की आप उसके बाद तैयारी कर पाएंगे. ठीक है, इसके साथ साथ CGPSC प्लस व्यापम इसका एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम. ठीक है, जिसमें आपको जो GS को प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना चाहिए. ठीक है, प्लस व्यापम के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे तो उस प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में कैसे उसको पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव, एंड बिलीव मी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक अगर आप एक बार हमसे सीखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी एग्जाम के ऊपर सॉल्व करके आएंगे जो शायद आप इसके पहले कभी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से उसको लेकर चलेंगे. तो प्लीज़ जिनको भी इसमें जुड़ना होगा, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स जो है उस पर आप आकर जुड़ सकते हैं. ठीक है, आज के बाद जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे के सारे टाइमली अपडेट होंगे. ठीक है, ऑल द वीडियो विल बी टाइमली अपडेटेड, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो.
थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण जो प्रॉब्लम हल्की फुल्की हुई उसको मैं रिजॉल्व करूँगा। कॉपीज़ जितने भी बच्चों ने भेजा था तो लगभग सभी चेक करके दी गई हैं एक्सेप्ट फॉर 1 और 2। ठीक है, 1 या 2 बच्चों का होगा तो वो भी जल्द से जल्द आपको चेक करके दे दिया जाएगा, और अब बाकी ऑन डेट होगा, इसके पहले जैसा चलता था, और आपका सबमिशन भी ऑन डेट ही हम लेंगे, उसके बाद उसका सबमिशन भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप जिसको भी जुड़ना भी है बिलासपुर एकेडमी के साथ वो डायरेक्टली बिलासपुर एकेडमी पे कॉल कर सकता है हमारे नंबर्स पे। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे नंबर्स हैं, तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। होपफुली आप इस पे ही करें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स हैं, इनमें से किसी भी नंबर से कॉल करेंगे और उस पर आप बिलासपुर एकेडमी से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगेन हर दिन की तरह लास्ट में एक मैसेज जो मैं आपको देता हूँ, तो आज आपको यही मैसेज दूंगा। द मोर you sweat in practice, the less you bleed in war। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पसीने बहाओगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ही कम युद्ध के समय में आपका खून बहेगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बेटर आप